चैप्टर और मैं जैसा बोलता आया हूँ एक तरह से मान के चलना है कि 12th का ही चैप्टर चल रहा है। आज के दिन पे अपन फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज कॉम्प्लेक्स नंबर सेशन 5 है। हाँ, तो कहना है मतलब ये कि चीजें धीरे धीरे गढ़ी जा रही हैं और आज हम लोग कुछ और नए पॉइंट्स पे भी आएंगे। लेकिन पिछली बार वाले जो हमारी बातें हुई थी आर्ग्यूमेंट को लेकर के, वो लास्ट में एंड में चालू कर दिया था हम लोगों ने, तो उसको और आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हालांकि मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए थे, लेकिन फिर भी आज के दिन पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं मतलब, या फिर पूरी तरह से मैथ्स के हैं, दोनों ही केसेस में आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है, देखिएगा जरूर। ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। दुनिया में कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है जितना गुलाब जामुन में गुलाब या फिर जामुन, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझदार हैं, तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ नाम के लिए कॉम्प्लेक्स है, बाकी अदरवाइज देखा तो बहुत आसान है। तो वापस चालू करते हैं रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट, माने जो आर्ग्यूमेंट में जो बचा रह गया था। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता चुका था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से याद दिला दूं। जैसे पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट जो होता है वो पाई होता है ना। अच्छा, इसी तरह से तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर वो अपने आप में π/2 होता है, और नेगेटिव इमेजिनरी नंबर का कितना होता है, -π/2। उम्मीद है आप में से सभी को धीरे धीरे याद आता जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर इस तरफ मिलते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो इनका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, 0। नेगेटिव रियल नंबर इस तरफ मिलते हैं, नेगेटिव रियल नंबर इस तरफ मिलते हैं, तो उनका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई, राइट है। क्योंकि आपको याद होगा कि आर्ग्यूमेंट की अगर चर्चा करी जाए तो आर्ग्यूमेंट हमेशा -π से पाई क्लोज में होता है। क्यों? क्योंकि पाई तक चला जाता है। तो कहना मतलब ये कि -π से पाई में होता है। एक बात नंबर 2 पे बात करते हैं कि अगर किसी ने पूछा कि ये पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का मिलते हैं, तो मैं बोलूंगा यहां मिलते हैं। पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर के लिए मेरे को इस तरफ से कितना चलना पड़ गया, 90 डिग्री, इसलिए आर्ग्यूमेंट π/2 हो गया। और नेगेटिव इमेजिनरी नंबर इधर मिलेंगे, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर इस तरफ मिलेंगे, तो इसके लिए मेरे को नीचे आना पड़ेगा। तो आई विल कॉल -π/2 आर्ग्यूमेंट, है ना। अच्छा, क्वेश्चंस पिछली बार हम लोगों ने जाते जाते कर लिए थे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये 4 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर जैसे थोड़ा रिकॉल करने के लिए जरूरत भी थी तो अपन बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ 3, अगर हमसे कोई पूछेगा 3 कहां मिलेगा, तो 3 का मतलब 3 + 0 आयोटा होता है, और 3 + 0 आयोटा का मतलब 3,0 होता है। बट ऑब्वियस है कि पॉजिटिव साइड में मिलेगा रियल नंबर में, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, 0, है ना। अच्छा, दूसरे वाले की बात करते हैं। बी है 3 आयोटा, जिसे आप 3 आयोटा करें वो 0 + 3 आयोटा कहलाएगा, और 0 + 3 आयोटा को क्या बोलेंगे, 0,3। हाँ, और 0,3 ऑब्वियस सी बात है इमेजिनरी एक्सेस मिलेगा, इसके लिए मेरे को 90 जाना पड़ जाएगा, इसलिए आर्ग्यूमेंट π/2। ओके, अब ये लिखा है -i/2, -i/2, -i/2 का मतलब 0 - i/2। इसका मतलब ये कि ये हमारे लिए ऑर्डर पेयर में हो गया 0, -½ 0, और ये बट ऑब्वियस है कि इस साइड मिला। ओके, सॉरी 0, -½ यहां मिलेगा, यहां कहीं 0, -½ तो इसके लिए मेरे को नीचे से इस तरफ आना पड़ेगा, तो आंसर इज -π/2 एग्जैक्टली। अब बात करते हैं, हमारे को किसी ने दिया -3 प्लस में √2, आपको ये दिख रहा है, लेकिन इसके साथ मुझे 0 आयोटा भी दिख रहा है, समझ रहे हैं आप। और आपको ये भी पता होना चाहिए -3 + √2 का मतलब 1.41 प्लस में 0 आयोटा कर दूं, ठीक है। तो ये अपने आप में घटपिट करके कुछ माइनस का 1.59 के करीब रह जाएगा, प्लस में 0 × आयोटा। तो अगर कोई इसका ऑर्डर पेयर पूछेगा तो माइनस का 1.59, 0, ऑब्वियस सी बात है ये इधर कहीं मिलेगा, माइनस का 1.59, 0 यहां कहीं मिलेगा, यहां। तो उसके लिए मेरे को कितना दौड़ना पड़ जाएगा, पाई। क्यों? क्योंकि अपने आप में नेगेटिव रियल नंबर है। दोबारा रिकॉल कराने के लिए, मतलब मेरे को लगता था कि कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारी बातचीत जितनी जल्दी हो उतना बढ़िया, है ना। उम्मीद है कि छोटा सा काम मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी कर रहे हैं, कर लिया होगा, आगे बढ़ूंगा, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट के कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसा देखा जाए साफ साफ पहले से ढंग से छांटिए। 1 - √3 आगे कर लीजिए, आयोटा कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर 1 + √3 दिख जाएगा, नीचे 2√2 दोनों के साथ बिठा दीजिए। इसे ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे लिए x + i/y की परफेक्ट फॉर्म आ जाए। हम इसे ढंग से लिखें तो सही, तभी तो सोच पाएंगे। तो अगर भाई देव हम लोग इसको समझेंगे तब यहां तक की बात दिख जाएगी। अब दूसरी बात, जैसे ही हमारे पास z = x + i/y आएगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आर्ग्यूमेंट के लिए क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा काउंट करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो -π + थीटा काउंट करूंगा, और अगर भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी, है ना, अगर भाई सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो मैं π - थीटा काउंट करूंगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो -π + थीटा काउंट करूंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो -θ काउंट करूंगा।
ऐसे आर्ग्यूमेंट को पिछली बार मैंने जाते समय बताया था कि देखना ऐसे है, कुछ क्वेश्चंस भी करा के गया था, फिर भी दोबारा याद दिला देता हूं। सबको पता है 1 माइनस रूट थ्री का मतलब माइनस का 0.72 डिवाइड बाई 2 √2, और इसका मतलब आयोटा इंटू में ये कुछ 2.72 डिवाइड बाई 2 √2 हुआ। ये सबको पता है एक्स नेगेटिव हो गया, और यहां पे देखा जाए तो एक्स पॉजिटिव हो गया, तो ओ सॉरी वाई पॉजिटिव हो गया, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ओके, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव का सीधा मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि पाई माइनस थीटा, थीटा बोले तो पाई माइनस टेन इनवर्स, है ना। अब थीटा की जगह कितना कर देंगे, वाई बाई एक्स, तो वाई का मतलब हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 √2, ठीक है। और एक्स की जगह पर मैं कितना ले लूंगा, एक्स की जगह ले लूंगा 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 √2, 2 √2 हटा लेंगे, ठीक है ना। अब आगे कैसे करेंगे उसके लिए बड़े धैर्य के साथ इधर चलते हैं। देखिए यही काम मैंने इधर किया, एक्स और वाई छांट लिए, ठीक है ना। फिर मुझे पता चल गया ये एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, माने पूरी कहानी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा माने पाई माइनस टेन इनवर्स तक यहां तक लिया है। अब मुझे पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे जैसा मैंने कर दिया था। अब ये सब कैंसिलेशन के बाद में, है ना, जब मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो ऊपर की तरफ मुझे बचा हुआ दिख रहा है 1 प्लस √3 और नीचे की तरफ दिख रहा है 1 माइनस √3। बहुत आसान शब्दों में अपनी बात हिंदी में बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपसे अपनी भाषा में बात कर रहा हूं कि मेरे दोस्त ऊपर अपने को 1 प्लस √3 नीचे 1 माइनस √3 दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि क्या मैं इसे नीचे वाले का माइनस कॉमन ले सकता हूं, माइनस कॉमन ले सकता हूं, है ना। अगर मैं चाहूं तो इसका अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये यूं समझिए, रैशनलाइज कर लो आप इसको, सीधे सीधे रैशनलाइज कर लो। तो अगर आपने रैशनलाइज कर लिया तो इतना दिखेगा। अच्छा, रैशनलाइज करने के बाद में आपको पता है मॉडुलस के अंदर माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरह से हमारे लिए जो लिखा है, ये लिखा हुआ है पाई माइनस टेन इनवर्स सिंपल 2 प्लस √3, क्योंकि माइनस मॉडुलस खा गया और ये अंदर का पॉजिटिव बचा, उसे एज इट इज बाहर निकाल दिया। फिलहाल 2 प्लस √3 मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता के गया था कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंगल बताए थे। ये अपने आप में 1075 डिग्री है, 1075 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1075 डिग्री। इनवर्स और ट्रिगो अगर एक के बाद एक आ जाए तो दोनों एक दूसरे को हटा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इनवर्स ट्रिगो, लेकिन इसमें भी केसेस होते हैं। अगर बाय द वे वो केसेस को अगर थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि आईटीएफ का सेगमेंट है तो सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि ये अपने आप में 1075 डिग्री, तो दोनों एक दूसरे को थोड़ी सी देर के लिए रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज केसेस के साथ रिमूव कर सकते हैं, अभी उसकी जगह नहीं है क्योंकि ये तो बहुत आसान वाला टाइटल है। तो ये पाई माइनस 75 डिग्री बोले तो पाई माइनस 5 पाई बाई 12 रह गया, बोले तो 7 पाई बाई 12 हो गया। अच्छा, सर यहां कोई केस लगेगा। इस पे अभी उतनी क्वेरी नहीं करेंगे, ये सारी क्वेरी अभी इस समय पे पूछने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आईटीएफ सेगमेंट है जो कि अगली क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो बस हमारे को यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पे, माने बहुत बेसिक पार्ट पे समझ के चलना है कि दोनों एक दूसरे को हटा सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसका एक और मेथड भी था। कौन सा दूसरा मेथड था? देखिए, मान लीजिए आपको 1075 डिग्री याद नहीं आता तो क्या करते सर आप? अगर मुझे 1075 याद नहीं आता तो मैं क्या करता है, जो मेरे को यहां तक पाई माइनस 10 दिख रहा है, तो पहले तो मैं इसे पहले मैं इस नीचे वाले पार्ट को √3 - 1 लिख लेता। सर ऐसा करते तो माइनस आता ना, वो मॉडुलस अरेंज कर लेता। फिर क्या करते, √3 कॉमन ले लेता। √3 कॉमन लेके कट करने के बाद ऐसा दिखता। हाँ सर ऐसा दिखता। फिर मैं इसे अगर बाय द वे अगर इस ऐसा दिखता तो मैं इसे ऐसे समझा सकता था कि ये अपने आप में लिखा है पाई माइनस टेन इनवर्स, ठीक है। और मॉडुलस के अंदर ये दिख रहा है मुझे 10 पाई बाई 4 प्लस में दिख रहा है 10 पाई बाई 6, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाई 4 पाई बाई 6। सोच लेना आप, तो आराम से सोचो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा करके फिर आगे भी सोच सकते हैं। फिलहाल हमारे को ये पता चल गया कि ये अपने आप में दिख रहा है पाई माइनस टेन इनवर्स ब्रैकेट में कितना, 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि ये टेन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। और मैंने जस्ट अभी बताया था कि टेन इनवर्स और 10 अगर बाय द वे एक दूसरे के बाद आ रहे हैं तो बेसिक केसेस में इन्हें हटा सकते हैं। तो अगर मैं इन्हें रिमूव कर दूंगा तो इट इज पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 4 का मतलब 45, पाई बाई 6 का मतलब 30, मिला के 75, पाई माइनस 75 बोले तो 105, बोले तो 7 पाई बाई 12 मेरा आंसर हो गया। ओके, ऐसा सोचा जा सकता था? हाँ, ऐसे सोच सकते थे। कहने का आंसर 7 पाई बाई 12 होता है ना। बड़ी जबरदस्त सी चीज। तो मतलब मैंने इसी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से देखा आर्ग्यूमेंट के टाइम पे। आर्ग्यूमेंट बहुत काम की चीज है, ये आगे जाकर बहुत दूर तक काम आएगा, इसलिए इस पे हल्का नहीं खेल सकते। इसकी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन के साथ मेरे को आपको उठाना पड़ेगा। अगर मैंने यहां चूक कर दी तो आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए प्लीज इसके साथ बहुत मेहनत कर लें, ठीक है ना, ताकि आपसे कोई गलती ना बचे। मुझसे तो गलती होनी नहीं चाहिए। नंबर 2, आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे किसी ने इसका आर्ग्यूमेंट पूछ लिया,
ठीक है ना। तो जितना उसे बेसिक फॉर्मेट में उतार सकते हो उतार लीजिए। अब आप सोचेंगे कि कौन सा बेसिक फॉर्मेट बच गया सर। भाई देखिए ऐसा है कि ये 1+ में जो हमारे को जो दिख रहा है ना, ठीक है, 6π/5 दिख रहा है आपको, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि cos 6π/5 आपको दिख रहा है, मैं इसे अभी और छोटा कर सकता हूं। मुझे ये π+π/5 दिख रहा है। कैसे पता चला सर? भाई मुझे पता है ऊपर 6 है नीचे 5 है, तो पक्की बात डिवाइड तो जा सकता है ना। तो अगर डिवाइड जा सकता तो डिवाइड करेंगे ना पहले। तो इसका मतलब ये कि मैंने डिवाइड करा तो मुझे पता चला ये 5π, ये एक्चुअल में 6π आपको दिखा, मुझे हो सकता है दिख रहा हो 5π+π डिवाइड बाई 5। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा इट इज cos π+π/5। और ये मुझे पता है बहुत अच्छे से cos π+θ माने थर्ड क्वाड्रेंट में पाई पे नो चेंज, पाई पर नो चेंज, और बाकी थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस का cos π/5। अच्छा, और सर साइन में क्या करेंगे? साइन में नहीं करेंगे ये काम, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। साइन 6π/5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन π+π/5, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट पाई पे नो चेंज, तो साइन π/5 तो आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, क्योंकि कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव। हाँ सर, हाँ बिल्कुल ये तो बनेगा। तो अब जो क्वेश्चन जो हमारे लिए बन के रह गया वो बेसिकली रह गया 1 - cos π/5 और प्लस में आयोटा साइन π/5, इतना सा रह गया। देखिए पहले तो छोटा हुआ, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब यहां से दूसरा स्ट्रगल चालू हो गया। अब दूसरा स्ट्रगल जो बेसिक स्ट्रगल है, हमको पता होना चाहिए कि 1 - cos 2θ जो होता है वो 2 sin² होता है। अच्छा, फिर देखो तुम, फिर मैं क्या करूंगा ना, इसे लिखूंगा आर्ग्यूमेंट 2 sin², और ये मेरे लिए 2θ है। ये जो π/5 है ये मेरे लिए 2θ है, π/5 मेरे लिए 2θ है। तो यहां पे पता है मुझे 2θ से थीटा बनाना है, माने आधा करना है। तो π/5 का आधा π/10, π/10। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 sin² π/10 लिख दूं, प्लस आयोटा साइन π/5 रखा रहे। तो अब आते हैं, बड़े ध्यान से धैर्य के साथ एक एक चीज पे बढ़ते हैं। ये अपने आप में पॉजिटिव, ये अपने आप में पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव माने फर्स्ट क्वाड्रेंट है, माने सीधा tan इनवर्स पे जाएंगे। अब tan इनवर्स पे चलते हैं। tan इनवर्स के टाइम पे क्या क्या करना है? tan इनवर्स के टाइम पे y/x, y का मतलब साइन π/5 अपॉन में x का मतलब 2 sin² π/10। ठीक है, अब सिंपल ट्रिगो, बहुत सिंपल ट्रिगो। ये अपने आप में ये π/10 है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में π/10 है और ऊपर π/5 है जो कि उसका डबल एंगल है। तो ये एक तरह से मुझे कैसा दिख रहा है, साइन 2θ अपॉन में 2 sin² जैसी फील दे रहा है। तो यहां से मेरी तीसरी ट्रिग्नोमेट्री की लड़ाई चालू हुई। अब मुझे पता है साइन 2θ को मैं थीटा में बदल सकता हूं 2 sin θ cos θ लिख करके। हाँ सर, नीचे लिखा हुआ मिलेगा 2 sin²θ, 2 आप भी काटेंगे मैं भी काटता हूं, हटा दीजिए। क्या रह गया सर? ये तो cot θ रह गया, तो फिर cot θ में बदल लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये चीज मेरे लिए बन गई cot θ, है ना, cot θ के मतलब π/10। ओके, अब इसके बाद की लड़ाई कैसे चलेंगे? देखो cot π/10 को आप वैसे चाहे तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स में दिख रहा है cot π/10। अब दो तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है यहां पर, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखते हुए चलना पड़ेगा। जब आप चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा क्वेश्चन को ऐसे करा जा सकता था क्या। जैसे मैं tan इनवर्स, ठीक है, cot θ को अब मेरी चौथी लड़ाई है सिंपल वाली, cot θ को एनी मोमेंट मैं tan 90 - θ लिखता हूं। ऐसा 10th में पढ़ चुका था मैं, 11 छोड़िए। ओके, तो इसका मतलब ये कि ये मेरे लिए tan cot π/10 मेरे लिए tan 90 - π/10 बन रहा है। हाँ, और मैं जैसे ही ऐसा करूंगा, मेरे को याद है मैंने अभी बताया था कि अगर बेसिक एंगल हो तो tan इनवर्स और tan आपस में एक दूसरे को हटा देंगे तो फाइनली मेरे पास आंसर बच जाएगा π/2 - π/10। ठीक है, तो एक तरह से 90 - 18 बोले तो 72, माने इसके बाद तो आंसर हो ही गया। तो आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पहले सबसे पहले इसको लिख लीजिए। इसमें 4 जगह पे हमने बहुत छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्री की चीजों का यूज किया है, लेकिन किया है ना। तो अपन को इसको यूज करते रहना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो हमने आर्ग्यूमेंट पढ़ा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और बहुत बहुत काम की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी नहीं के वाया सॉल्व होंगे। तो इसका मतलब ये कि इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखी थी, फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखी थी। अब हम
है ना, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें प्रॉपर्टी बेस्ड है, हर चीज का एक ना एक तरीका निकाला है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत काम की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। कैसे समझू सर इसे? ऐसे समझो, ये जेड है, ये थीटा एंगल बना के, तो आपको पता होना चाहिए जेड बार इसका रिफ्लेक्शन होता है रियल एक्सिस में, तो जेड बार उतने ही नीचे होता है, माने माइनस थीटा एंगल पे होता है। अच्छा, अब थीटा क्या चीज है? थीटा यहां आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, तो इसका मतलब ये कि माइनस थीटा का मतलब माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया। हाँ सर, हो गया। इसका मतलब ये कि जो जेड बार का आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, वो बेसिकली माइनस थीटा है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज माइनस थीटा और माइनस थीटा इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अच्छा अच्छा अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, मतलब याद रखना। ठीक, अच्छा दूसरे नंबर पे चलते हैं। इससे पहले कि दूसरे नंबर पे जाएं, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा दूं, मुझे याद आ गया कि मैं ये बात भूलूं नहीं, कि आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार मैंने इससे एक रेक्टेंगल जैसा बनाया था, और रेक्टेंगल पे 4 जने निकल के आए थे, बहुत काम काम के। ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस वाले, जिसमें ये जेड का रिफ्लेक्शन माइनस जेड है और ये माइनस का जेड बार था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, अगलो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार। माइनस जेड बार कितना थीटा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? तो देखिए साहब, यहां से थीटा होता था, तो एक्चुअल में ये कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, वो ये वाला एंगल है, देखिएगा ये एंगल बना रहा है, ये एंगल। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा हो गया। हाँ सर, अगर पाई माइनस थीटा हो गया तो ये अपने आप में पाई माइनस थीटा बोले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इसका मतलब ये कि ये कितना एंगल बना रहा है, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा बोले तो पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मतलब ये सब बिल्कुल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो सब याद भी करनी है और ऐसे समझना भी है। हाँ, आप अगर डायग्रामेटिकली समझ करके कर सकते हो तो कर दीजिए, अदरवाइज कुछ तो याद भी रह जाएंगी, क्वेश्चन ही इतने कर लेंगे ना कि धीरे धीरे याद हो जाती है। अच्छा, इसके बाद की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक सिंपल लाइन काम करती है कि दैट इज आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉलोज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। क्या? हाँ, लॉग, जो अपना लॉग है। हाँ, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल लॉग की तरह काम करता है कई जगह पर। कैसे? जैसे किसी ने अगर बाय द वे आपको दे दिया लॉग ए इंटू बी, तो आप क्या लिखोगे उसके अगली लाइन में? सर लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ, तो यहां पे भी ऐसे करेंगे। जैसे मान लो किसी ने अपने को दे दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो जैसे मल्टीप्लाई देखी हमने उसे प्लस में बदल दिया। और इस सर 2k पाई क्या है? 2k पाई जनरल आंसर के लिए नॉर्मली हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 देते हैं, लेकिन हमें पता है क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड एंगल है तो बार बार रिपीट होता है, तो 2k पाई जोड़ा जा सकता है। अच्छा, और सर और कोई प्रॉपर्टी इसमें? बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट ऑफ a बाई बी, अगर बाई द वे किसी ने z1 अपॉन z2 दे दिया तो फिर सर माइनस हो जाएगा लॉग की तरह से। हाँ, माइनस होगा, प्लस में 2k पाई। और तीसरी बात यही मत छोड़िए आप, तो पावर अगर बाय द वे किसी में लॉग में किसी की पावर होती, जैसे अगर बाय द वे लॉग a टू द पावर m होता तो क्या करते थे? m log a करते थे ना, तो वैसे यहां पे भी होगा, n जम करके आगे आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद की प्रॉपर्टी एक और क्लासिक बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड, तो हम बोलते हैं इसका मतलब होता है पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये कैसे हुआ? देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड का मतलब अगर देखा जाए तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट जेड आयोटा इंटू जेड है ना, तो मैं इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोल दूं तो चलेगा ना? हाँ सर चलेगा। अच्छा, अब देखिए साहब, आयोटा कहां मिलता है? आयोटा यहां मिलता है इमेजिनरी एक्सिस पे, ऊपर की साइड। कितना एंगल पे मिलता है? पाई बाय 2 पे। तो मैं इस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा की जगह पाई बाय 2 लिख देता हूं, पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। गजब। अच्छा, फिर तो सर किसी भी जगह काम कर सकता है। मैं कहता हूं उल्टा इस जगह काम करेगा, जैसे किसी ने आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड दे दिया, तो आप में से कोई भी समझ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यही तो बोलेंगे अपन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा कहां मिलता है साहब? माइनस आयोटा मिलता है इस जगह पर, इस जगह पर माइनस आयोटा। तो ये पीछे जाकर के कितना? माइनस 90 बोले तो माइनस का पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और यही तो लिखा है इन्होंने। मतलब इसमें अधिकतर चीजें लॉजिकल है। हाँ, अधिकतर चीजें लॉजिकल है, और 3-4 जगह पर ये लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करता है, और क्वेश्चंस के दौरान इनकी सबकी बहुत जरूरत है, अदरवाइज मैं आपको बताता तक नहीं। ठीक है, और आपको पता होगा काम आएंगी, और बढ़िया चैप्टर है। मतलब इसके नाम का इतना डर है कि लोग एडवांस में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, राइट है? लेकिन आप मत छोड़िएगा, डोंट वरी, अभी देखते हैं एक करके, तब समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्ग्यूमेंट z1 को थीटा1 बोलेंगे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट z2 को थीटा2 बोलेंगे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट z3 को थीटा3 बोलेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा किसकी? आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z1 इंटू Z2 बार अपॉन Z3। सर आपने इंटू बोला ना बीच में, मैंने कहा हाँ सर, इंटू के टाइम पे आपने कहा था कि प्लस में बदल देता है, बिल्कुल। इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 बार लिखेगा और जो डिवाइड है उसे माइनस में बदल देगा। अच्छा, फिर एक और बात बताता हूं। देखो आर्ग्यूमेंट Z1 तक तो ठीक है, और यहां पर प्रॉपर्टी 1 काम कर जाएगी। मैंने कहा था Z1 Z बार जो होता है उतना ही नीचे होता है, तो माइनस थीटा बनाता है, तो यहां हो जाएगा माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अच्छा, और ये माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। अब मुझे पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को किस नाम से पुकारना है, थीटा 1। इसे किस नाम से पुकारना है, थीटा 2। इसे किस नाम से पुकारना है, थीटा 3। तो माइनस का थीटा 3, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस माइनस थीटा 3। गजब, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बिल्कुल। अब जरा दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस आयोटा, है ना। अच्छा, अब आपको पता है ये देखो, ये बीच में इनटू है, दिखा आपको, तो इसका मतलब ये कि ये सब किस में बदल जाएंगे, प्लस में। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि अगर थीटा नहीं दिया तो हम तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। मेंस में तो इतना कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि ये एक्चुअल में 1,1 है ऑर्डर पेयर में। सर ये 1,√3 है, हाँ ऑर्डर पेयर में। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, माने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। हाँ सर, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और इधर कुछ नहीं था तो मैं ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ के चलूंगा। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा माने tan इनवर्स y बाई एक्स होता है, तो y1 x भी 1, प्लस में यहाँ tan इनवर्स में y बाई एक्स √3 अपॉन 1, प्लस में यहाँ पे कितना tan इनवर्स y बाई एक्स माने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 बन गया, tan इनवर्स 1 बनते ही पाई बाई 4 हो गया, tan इनवर्स √3 बनते ही पाई बाई 3 हो गया, और प्लस में यहाँ कितना हो गया, tan इनवर्स में सिंपल tan थीटा। और मैं क्या सिखा के चुका हूं कि बेसिक में ये सिर्फ कितना रह जाएगा, दोनों एक दूसरे को हटा लेंगे, थीटा रह जाएगा। तो ये अपने हमें कितना हो गया, 45 प्लस 60 105 7 पाई बाई 12। ओके, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन अभी तक तो दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में भी सिंपल दिखेगा, डोंट वरी, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लिटरली बहुत आसान होता है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मांगा क्या जा रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस। पहले याद दिला देता हूं, मैं आपको ऑलरेडी इसका शॉर्ट बता चुका हूं कि अगर कभी भी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दिखेगा, मैं डायरेक्ट आयोटा लिखूंगा सॉल्व करके, याद है ना, सिखा चुका हूं। और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा दिख गया तो मैं डायरेक्ट माइनस आयोटा लिखूंगा, 1 अपॉन आयोटा दिख गया तो माइनस का आयोटा लिखूंगा। ऐसी 3-4 मैंने शॉर्ट बताए थे आपको। तो ये मेरे लिए क्या चीज है, ये मेरे लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ आयोटा है, आपके लिए मॉडुलस ऑफ आयोटा है। और मुझे अच्छे से पता है आयोटा का मॉडुलस आयोटा ही रहेगा, तो एक तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा है। रुको 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 रुको, नहीं सर नहीं सर नहीं सर, ये एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, आयोटा का मतलब होता है 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। अब ठीक है, ओके, ये अपने आप में लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माने आर्ग्यूमेंट ऑफ 1। हाँ 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 सर, 1 1 1 1, ये आयोटा नहीं है सर, एग्जैक्टली तो ये यहां मिलेगा। अरे हाँ, ये 1,0 और 1,0 रियल एक्सिस में मिला, तो आंसर इज 0। अच्छा, ये गजब। अरे एक्चुअल में वैसे भी देख सकते थे कि मॉडुलस इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। ऐसे भी तो डायरेक्ट भी ला सकते थे आप चाहते तो, मैं तो आपको घुमा के लाया हूं, बल्कि पहली लाइन में खत्म करना था, मेरे को तो ऊपर ही खत्म करना था, मॉडुलस है काम खत्म, रियल आएगा। अच्छा, अब दूसरे पे चलते हैं। अगला बोल रहा है क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 प्लस 3 आयोटा हमारे लिए थीटा है। अच्छा, तो कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा कितना होगा, बताते हैं वो भी। ये अपने में -2,3 है, माने सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता था पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये हमारे लिए लिखा है पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस में 3 अपॉन -2, और इसकी वैल्यू थीटा दे रखी है क्वेश्चन में, ये गिवन है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट यूज कर लिया, और मुझे थीटा समझ में आ रहा है। मैं इसे ज्यादा साफ सुथरा करके लिखता हूं मॉडुलस की वजह से कि माइनस माइनस हटा लो, tan इनवर्स 3/2 की वैल्यू थीटा है। अच्छा, अब यहां पर कुछ ITF का हल्का फुल्का यूज होगा, जिसके लिए आप तैयार रहना। मैं फार्मूला बताता जाऊंगा, आपके लिए ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि अचानक से ले आया, ठीक है। तो आपके लिए कई चीजें तो ऐसी होंगी ना, मतलब आपकी देखी हुई होंगी, तो आप इसके लेके टेंशन नहीं करिएगा, बहुत ईजी होंगी, लेकिन कई जगह पे यूज होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट,
सेकंड क्या मांगा क्या जा रहा है मुझसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3+2 आइटा, ये मांगा जा रहा है। मुझे पता है ये 3,2 है, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ tan मतलब थीटा लगता है, थीटा माने tan इनवर्स y/x माने 2/3 लगता है। अब मुझे जो मांगा जा रहा है वो है tan इनवर्स 2/3, जो मेरे हाथ में है वो है tan इनवर्स 3/2। तो मुझे 2/3 और 3/2 के बीच में इतना समझ में आता है कि 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 है, माने दोनों में आपस में रेसिप्रोकल का लोचा है। अब यहां आईटीएफ में एक प्रॉपर्टी है जो रेसिप्रोकल को लेकर के दो बातें कहती है, और वो भी कौन कौन सी दो बातें कहती है। पहली है ना एक आईटीएफ की प्रॉपर्टी जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहीं लिखवा देता हूं ताकि आपके काम आ जाएगा। कॉपी में पढ़ा रहेगा, मान लो नहीं समझ में आया तो भी कॉपी में रहेगा, तो जब समझ में आना चालू हो जाएगा आईटीएफ वगैरह तो ये 11th में दोबारा काम में आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ उस मनोदशा में लिख रहा हूं, है ना। पहली चीज कि tan इनवर्स थीटा जो होता है वो π/2 माइनस cot इनवर्स थीटा होता है, अंडर सम कंडीशंस होता है, लेकिन अभी तो सिर्फ बेसिक बातें कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा सेकंड, दूसरी बात क्या कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x होता है अंडर सम कंडीशंस, लेकिन वो कंडीशंस अभी यहां पे वैलिड है तो इसलिए काम कर सकता हूं। तो दो बातें मुझे समझ में आती है, एक तो रेसिप्रोकल को लेकर के ये फंडा है कि tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदला जा सकता है, या फिर cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदला जा सकता है इजी वे में। ठीक है ना, तो ये जो tan इनवर्स 2/3 है, इसे चाहो तो आप cot इनवर्स 3/2 बोल सकते हो। पलटा, tan इनवर्स बन गया cot इनवर्स। अच्छा अब आगे चलो, cot इनवर्स जो है वो अपने आप में cot इनवर्स की जगह मैं लिखता हूं π/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। ये वाली प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी इस वाली प्रॉपर्टी से मैं लिखता हूं कि cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई उससे लिखता हूं। cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लिया। हाँ, tan इनवर्स 3/2 अब मेरे लिए यहां से देखो जरा, यहां से देखा और क्वेश्चन फिनिश। क्या आप ये बात समझते हैं कि मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ 3/2 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। हाँ, तो फिर यहां क्या करेंगे, ये π/2 माइनस इसकी जगह लिख देंगे पाई माइनस थीटा, सॉल्व करके माइनस π/2 प्लस थीटा इज माई आंसर। क्वेश्चन फिनिश। कहने का मतलब अगर इसका आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो इसका आर्ग्यूमेंट माइनस π/2 प्लस थीटा, तो वहां पे टिक कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल यूज ऑफ आईटीएफ। अगर आप 11th में आईटीएफ को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने लग गए तो वहां जाकर के चीजें बनेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब चीजें आसान दिखती हैं तो जल्दी क्लिक करती हैं, तो वो चैप्टर भी आसान लगेगा। फिलहाल अब आगे चलूंगा, ठीक है, इस पे काफी काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे को दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 170 डिग्री है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हमारे को दे रखा है 170 डिग्री, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 दे रखा है कितना। मांगा क्या जा रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। इंटू बोला ना सर आपने, तो सर पहला काम तो प्लस में बदल लो, क्योंकि ये लॉग की तरह प्लस में बदल जाएगा। हाँ सर, फिर और Z2 यहां लिखा, और आर्ग्यूमेंट Z1 दे रखा है 170 डिग्री, ये दे रखा है 70 डिग्री, मिलाकर के 240 डिग्री। अब 240 डिग्री को प्लॉट करो, आपको पता चलना चाहिए 240 डिग्री ऐसे चलता है, यहां तक 180 और फिर बचा हुआ 60, 180 प्लस 60, समझ रहे हैं आप। लेकिन जब आप इधर आ चुके हैं, जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, आर्ग्यूमेंट आपसे, है ना, चीजों को दूसरे तरीके से समझाएगा कि ये वाला पोर्शन अगर 60 डिग्री है तो आर्ग्यूमेंट यहां से देखा जाता है थर्ड और फोर्थ का, तो ये जो बचा हुआ हो गया वो माइनस पाई प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक तरह से इट इज नथिंग बट माइनस पाई बाई पाई प्लस 60 बोले तो π/3, माने आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इस गड़ो में कितना, माइनस का 2π/3। इसका मतलब ये इधर से 240 है, पीछे से माइनस 120 है, तो हम तो वहां से देखेंगे, थर्ड क्वार्टर में पीछे से देखते हैं, तो हमारे लिए आर्ग्यूमेंट हो गया माइनस का 120 बोले तो माइनस का 2π/3। जिन्हें माइनस पाई प्लस थीटा नहीं क्लिक करता वो डायरेक्ट सोच लें कि यूं आए तो 240, पीछे से माइनस 120, तो हम तो यहां से देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में। क्लियर है, एक बात, छोटा लेकिन काम का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगला, Z1 Z2 और Z3 Z4 दो अलग अलग पेयर्स हैं। Z1 Z2 एक पेयर है, कैसे पेयर है, कॉन्जुगेट है। मतलब आपके हिसाब से सर Z1 Z2, Z1 जो है वो Z2 का बार है। हाँ, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, तो Z2 बराबर में Z1 बार बोल दो, या फिर Z1 बराबर में Z2 बार बोल दो। एंड उधर से देखा जाए तो Z3 जो है वो अपने आप में Z4 का बार है। अच्छा, फिर अगले ने पूछा है कि आपको बताना है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 प्लस में दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3।
तो ये तो कोई भी समझ सकता है कि आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो ये अगर लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा है तो ये मल्टीप्लाई में जाएंगे। इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा Z1 Z2 अपॉन Z3 Z4। ओके, फिर क्या करेंगे? फिर तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन में। देखो अब हमारे को यहां से पता चल गया कि Z1 है ना, Z1 अपने आप में Z2 बाहर है और पीछे Z2 पड़ा ही है। नीचे जो Z3 है वो अपने आप में Z4 का बाहर है और नीचे Z4 पड़ा ही है। भाई हमने इन दोनों को छेड़ा नहीं और उन दोनों को बदल दिया उनके कॉन्जुगेट में। फिर क्या हुआ भाई? बच्चे को पता है कि Z बार अपने आप में मॉड Z का स्क्वायर होता है। हाँ सर याद आया, आपने बताया था। तो इसका मतलब ये अपने आप में हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का बार, हाँ Z2 का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर नीचे हो जाएगा Z4 के मॉडुलस का स्क्वायर, राइट है। अगर अपनी तरफ से यहां तक की बात आ गई तो अब सुनो आगे। अपने को ये तो पता चल गया कि इट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन में Z4 का कंप्लीट का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस आते ही वो रियल नंबर हो गया, उसका स्क्वायर भी रियल नंबर हो गया, आइटा तो बचा ही नहीं क्योंकि मॉडुलस में का एक आइटा। तो फाइनली इसका आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा एग्जैक्टली हाँ, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना बन गया? 0, है ना। कमाल की चीज, फटाफट से इससे भी कॉपी कर लो फिर अपन आगे चलते हैं। आज के दिन पे तो अपन ने सभी क्वेश्चन एक एक करके अपने हाथों ही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। बहुत काम का क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत काम का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7। छोटे छोटे क्वेश्चनों के अलावा जो 7 बेसिक क्वेश्चन जो आर्ग्यूमेंट में काम में आ रहे हैं उनके ऊपर बात चल रही है, राइट है। पहली चीज, सामने वाला बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ZW इज इक्वल टू पाई है। हमें पता है Z इंटू डब्ल्यू है, तो पहली लाइन कोई भी लिखेगा सर इसे आर्ग्यूमेंट Z अलग कर दो प्लस में आर्ग्यूमेंट W अलग कर दो, इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी तरफ से दे रखा है कि Z बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा W बार। इससे क्या समझे सर? भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल वेक्टर की तरह से होती है। दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी कहलाएंगे जब वो डायरेक्शन भी सेम रखें और मैग्नीट्यूड भी सेम रखें। तो यहां क्या चक्कर है? यहां पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी कहलाएंगे जब उनका मॉडुलस भी सेम हो, माने उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो और जब उनका आर्ग्यूमेंट भी सेम हो, माने आर्ग्यूमेंट बराबर है इन दोनों का। हाँ एग्जैक्टली, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा माइनस आयोटा इंटू W बार। सर आपने इंटू बोला, हाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा अलग कर दो प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार अलग कर दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ W बार अलग कर दिया। अब क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, आयोटा समझो यहां आयोटा होता है तो यहां माइनस आयोटा होगा, ये पीछे से देखेंगे तो माइनस का पाई/2 बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा और ये हमारी प्रॉपर्टी 1 है, ये हमारे को माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ W देगी। सोचो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, देखो भाई। ठीक है, तो अब क्या है, हमें क्या क्या समझ में आया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार मतलब ये भी तो सर प्रॉपर्टी 1 है। हाँ, तो ये माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो गया। अच्छा, फिर अब एक काम करो, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। हमें ये पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ W इज इक्वल टू माइनस पाई/2 होगा। हाँ, फिर ये अपने आप में, इसे सेकंड इक्वेशन नाम दे दो, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, दोनों को जोड़ो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जैसे आप जोड़ोगे आर्ग्यूमेंट W कट जाएगा, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बचेगा। अच्छा, और इधर की तरफ अगर आपने देखा तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा W बार आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार। ठीक है, अपनी तरफ से क्या बन गया साहब, ये दोनों ऐड होंगे तो पाई/2 बन जाएगा। इसका मतलब ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू में पाई/4। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू में पाई/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि बड़ी शानदार सी चीज है जिसको समझने की है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने एक गलती क्या कर दी है। मैं माइनस पाई/2 की जगह यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस में 3 पाई/2 बनेगा। ओके, 3 पाई/4 इज माई आंसर। ठीक है, अरे कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, वो सब सही हो गया। ठीक है, फटाफट से इसे कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाँ भाई, अगले टाइटल पे बात करते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल यूजेस ऑफ आर्गुमेंट। अभी अपन ने जो 6-7 क्वेश्चन करे उसके बाद में ये वाला टाइटल अब थोड़ा और अपनी चीज को अलग लेवल पे लेके जाएगा। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना। जो मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा। पहली चीज, इसमें हल्का सा एक नाम यूज होगा जो कि हम लोगों ने 2D में यूज किया है और वह है लोकस। ठीक है, हम लोगों को कई बार लोकस ऑफ Z निकालना पड़ेगा इन अंडर सम गिवन कंडीशंस। जैसे एक कंडीशन किसी ने दी कि अगर किसी जगह पर आर्ग्यूमेंट Z इज इक्वल टू थीटा दे रखा हो वेयर थीटा इज नॉट वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट मतलब होता है जैसे किसी ने आर्ग्यूमेंट Z इज इक्वल टू पाई/4 बोल दिया इस तरह से, ठीक है, या फिर आर्ग्यूमेंट Z इज इक्वल टू पाई/2 बोल दिया इस तरह से। तो अगर किसी ने ऐसा दे रखा है तो इसका क्या मतलब समझा जाए।
एक्चुअल में क्या है ना, अगर देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू थीटा देने का मतलब ये है कि अगर जैसे आप आर्ग्यूमेंट जेड की बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स अंडर अ नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग सारी चीजों को ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही समझ के चलते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो पाई माइनस थीटा बोला होता, ठीक है। तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं इसे पहले tan इनवर्स y बाई एक्स में बदल लेता हूं थीटा, इसका तो y बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा बोले तो m, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू m, इसका मतलब y इज इक्वल टू mx हो गया। और y इज इक्वल टू mx का मतलब एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन यहां एक इशू क्या है कि थीटा जो है वो वर्केबल है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही। उसके बाद पाई माइनस थीटा, पीछे की तरफ माइनस पाई प्लस थीटा, और पीछे की तरफ से माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये कि जो भी मेरे पास में आंसर आ रहा है इन केस ऑफ थीटा, तो वो अपने आप में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा, इवन वो नीचे भी नहीं जाएगा। तो कहना मतलब ये y इज इक्वल टू mx का वो पार्ट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेगा, इवन नॉट ओरिजन, ओरिजन भी नहीं है, ओरिजन होने पर अनडिफाइंड होता आर्ग्यूमेंट, तो इसका मतलब ओरिजन पे भी कैप है, फिर इसके सिवा किसी एंगल पे जा सकती है बात। अच्छा, एग्जैक्टली यही मैं आपको ये बात समझाने के उसमें था कि इन केस अगर बाय द वे किसी ने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा दिया है, तो ओरिजिन को रोक करके, है ना, हम लोग एक थीटा एंगल पर जेड को बढ़ता हुआ देखते हैं। माने जेड अपने आप में किसका लोकस है, एक स्ट्रेट लाइन का। अब इसे स्ट्रेट लाइन भी नहीं बोल सकते, इट इज नोन एज रे। एक्चुअली रो, ये एक रे है ओरिजिन को एक्सक्लूड करती हुई, ओरिजिन को छोड़ करके आगे बढ़ती हुई थीटा एंगल पे, ठीक है ना। तो याद रखना, इट इज अ रे एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। अब इसी तरह से अगर कल को ये ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ए हो जाता, इक्वल टू थीटा होता, तो क्या करते सर? हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा होता तो क्या करते हम? अब आपसे यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन और करते, देखो जरा समझने की कोशिश करना। ये जो ए है, इसका मतलब अगर आप बोले तो ये जेड माइनस ए प्लस आयोटा जीरो कर दूं? बिल्कुल कर दीजिए सर। तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि मेरे लिए ये पॉइंट अब ओरिजिन नहीं रहा, ये कुछ ए कॉमा जीरो हो गया। हाँ सर, अगर ए कॉमा जीरो हो गया तो इसका मतलब ये कि आज भी लाइन तो थीटा एंगल पे ही होगी। हाँ बिल्कुल होगी। तो अगर भाई थीटा एंगल पे होगी तो थीटा एंगल पे अब जो जाएगा वो जेड मूव करता जाएगा। हाँ, यहां पर ए कॉमा जीरो भी एक्सक्लूड होगा बिल्कुल, ये कैप पहन के आएगा और उसके ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि z जो होगा वो a कॉमा जीरो को एक्सक्लूड करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती हुई एक रे होगा। हाँ, ऐसा जैसे 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 किसी ने आपको दे दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन माइनस आयोटा इस गुणों में किसी ने दे रखा है पाई बाय 4। इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये कि इट इज अ रे, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इसको देख के आइडिया होता है 1,1, इसको देख के आइडिया होता है 1,1। कैसे कैसे सर? अरे ऐसे ना, देखना, z माइनस कॉमा ले ले, 1 प्लस आयोटा लिख ले। अच्छा, 1 प्लस आयोटा तो 1,1, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम 1,1, ठीक है, एट एंगल पाई बाय 4, पाई बाय 4 पर एक जाती हुई एक पाई बाय 4 एंगल पर जाती हुई एक रे जैसा है अब ये। अच्छा, फिर और याद रखना एक्सक्लूडिंग 1,1, जिस पॉइंट से चल रहे हैं उसको छोड़ेगी, क्योंकि वो उसके लिए एक तरह से ओरिजिन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में अगर आप जाके देखेंगे तो 1,1 पे वही जाकर के ओरिजिन की तरह काम करेगा, तो उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। अच्छा, ओ एक्सक्लूडिंग 1,1। अच्छा, कैसे? जैसे ये अब की बार ऐसे बनेगा कि हम लोग 1,1 को सर्च किया, ये वाला पॉइंट है, सबसे पहले इसकी को एक्सक्लूड करा लेते हैं, ऐसे एक्सक्लूड हो गया, और फिर एक रे जो कि हॉरिजॉन्टल से पाई बाय 4 एंगल पे जाती हुई दिख गई। अच्छा, इवन मैं तो ये कहता हूं कि ये जैसे ये दे रखा है ना, अब कल को किसी ने अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 होता, और ये अगर बाई द थीटा दे रखा होता सम कांस्टेंट एंगल, तब भी हम समझ जाते हैं कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन, है ना, कनेक्टिंग z1 एंड z2 एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान रखते हुए चलना कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी अभी आएंगी। कैसे? जरा देखिएगा ऐसे, ठीक है। चलिए अब दिखाता हूं ये कैसे काम करेगा। इस तरह से काम करेगा कि जैसे मान लीजिए कल को किसी ने कहा एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। अब टू लाइंस कैसे आएंगे, देखो जरा। पहला, ये दो लाइंस हैं, है ना, कुछ अल्फा एंगल पर कुछ बीटा एंगल पर, दोनों एक दूसरे से कहां कनेक्ट हो रही है, कहां इंटरसेक्शन आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन z1 पर आ रहा है। अच्छा, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर z1 पर आ रहा है तो देखिए मुझे ये पता है कि ये ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, दूसरी बात ये भी समझ में आता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल
इसको थीटा मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। एक्सटीरियर एंगल अल्फा इज इक्वल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो थीटा प्लस बीटा हो गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा होगी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा हो गया। अच्छा फिर उससे क्या मैंने कहा एक तो पहले तो इस बात को यहां से पकड़ लिया। अच्छा दूसरी बात क्या कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये लाइन जो है ये कितना एंगल बना रही है, आप बोलोगे अल्फा, तो एक तरह से अल्फा इसका आर्ग्यूमेंट हो गया क्योंकि हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खड़े हैं अभी राइट नो। तो अगर देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब दो लाइनों को जोड़ने वाला कौन सा एंगल है, Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहां पर Z2 और Z1 को कनेक्ट करने वाली लाइन का ये वाला एंगल है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू में बीटा, और ये चीज मैं यहां थीटा में लगा दूंगा। तो मेरे लिए फाइनली दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो होगा दैट इज नथिंग बट अपने आप में कितना निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा। फिर मैं अल्फा की जगह और बीटा की जगह वैल्यूज भर दूंगा, और भरने के बाद में ये मेरे लिए दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आर्ग्यूमेंट में अगर माइनस हो तो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आपको ध्यान देनी है कि अच्छा दो लाइंस के बीच, हालांकि काम बहुत कम आएगा और इसका प्रूफ भी दूसरे तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है। आने वाले टाइम में हम एक रोटेशन चीज और पढ़ेंगे, उसके दौरान ये चीज दोबारा उठेगी। लेकिन यहां इसकी सुटेबिलिटी थी, अपन ने इसको रोक करके लिख दिया। अब अपन आगे चलते हैं, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका एक और प्रूफ है वो हम रोटेशन के दौरान देखेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे एक हल्का फुल्का आइडिया आपको पड़ गया होगा। मैं इवन इसका एक और फर्दर भी केस भी लेना चाहूंगा कि जो इससे थोड़ा और आगे लेके जाएगा बात को, ठीक है। अब देखो जरा, अगर कल को ऐसा ना होता कि ये नीचे तक आती, ये मान लो ऐसी दो लाइनें ऐसे हवा में ही रह जाती, ठीक है। अच्छा अब की बार ये कौन कौन सी दो लाइनें हैं, पहली लाइन है अपने आप में किस किस को जोड़ रही है, Z1 Z2 को, ठीक है, और ये वाली लाइन इसको जोड़ रही है। अच्छा थोड़ी सी देर के लिए हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूं, बढ़ाने के बाद मुझे पता चलता है ये अब मेरे लिए अल्फा है, ये मेरे लिए अब बीटा है, तो ये वाला एंगल मेरे लिए अल्फा माइनस बीटा हो गया जैसा सोचा था अपन ने। सही ना भाई, अगर भाई तो देखा जाए तो अब पूरी तरह से देखा जाए तो अल्फा माइनस बीटा हमारे लिए थीटा एंगल हो गया। चलो अब थीटा के ऊपर बात करते हैं, माने थीटा कौन है, अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा के लिए दोबारा से देखा जाए तो आज भी कहानी क्या है, अल्फा क्या चीज है जिसे आप अल्फा कह रहे हैं, दैट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4, ठीक है। एंड बीटा इज व्हाट, बीटा इज Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो अपने अल्फा माइनस बीटा करते Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2 हो गया, फिनिश, ठीक है। तो बेसिक छोटी छोटी चीजें जो ज्योमेट्रिकली यूज होती हैं जिनको हमारे को पता रखना है। हालांकि इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप दोबारा देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे किसी ने कहा शो कीजिए इसको देखते ही जो समझ में आता है वो है क्या क्या, एक तो आर्ग्यूमेंट, एक Z माइनस कॉमन लेते 2 + 3 आइटा इज इक्वल टू π/3। π/3 अपने आप में कांस्टेंट है, समझ सकते हैं आप लोग, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये अपने आप में रे का काम करेगा। अच्छा रे कहां से स्टार्ट होगी, रे स्टार्ट होगी 2,3 से। 2,3 किसने दिया, इसने, ये जो बाजू में मेरे ब्रैकेट था उसने 2,3 दे दिया। अच्छा और इसका फोटो कैसा आएगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, ठीक है, और उसी को एक्सक्लूड मारेंगे क्योंकि उसको टच नहीं होने देना। उसको कैप बनाया और फिर 45 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बढ़ाएंगे हॉरिजॉन्टल से, तो दिस इज π/3, और ये इस तरह जाता हुआ इट इज Z अपने आप में ही कैसा हो गया। लेकिन सर ये लाइन की क्वेश्चन पूछ ली कल को किसी ने तो भी कोई इशू नहीं है। मान लीजिए जैसे अपने को इसको सॉल्व करना हो तो भी क्या इशू है, देखो जरा देखिएगा क्या आपको मुश्किल लगता है। इस Z की जगह पर हम लोग x प्लस आइटा वाई लिख लेते हैं, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट जो Z के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। माइनस में 2 माइनस का 3 आएटा इज इक्वल टू π/3 कॉपी कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट की जगह आर्ग्यूमेंट यहां लिख लेते हैं x माइनस 2 प्लस में आएटा कॉमन y माइनस 3 इज इक्वल टू π/3 लिख दिया। अच्छा मुझे पता है कि
tan इनवर्स इसे लिखूंगा y माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इस गुणु में पाई बाई थ्री, ऐसा कर देते हैं। फिर अपन, ये हमारे को पता है अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है सारा केस, तो मैं इसे y माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इस गुणु में tan इनवर्स जिस दिन उधर जाएगा tan पाई बाई थ्री बनाएगा, और tan पाई बाई थ्री बोले तो रूट थ्री बनाएगा। इसलिए मेरी लाइन मुझे जो दिख रही है y माइनस थ्री इस गुणु में रूट थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये लाइन 2,3 को रेफरेंस पॉइंट माने ओरिजिन मान करके ड्राइव हुई है। एक्स और वाई 2,3 को एक्सक्लूड कर करके एक रे है जो नीचे नहीं जा सकती, इसलिए इसे लाइन नहीं बोलूंगा। हाँ, जो रे है वो जिस लाइन का पार्ट है वो लाइन की इक्वेशन ये रही, इज इक्वेशन ऑफ लाइन, जिससे वो रे जनरेट हुई है। माने ये रे इस लाइन की डायरेक्शन में ही है, माने लाइन के साथ ही है। ठीक, तो हम एक तरह से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आप में से कई लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि अच्छा ये भी है क्या। ओके, अगले टाइटल पे बात करते हैं, है ना। हालांकि यहाँ पे बना हुआ था, मैं थोड़ा आगे आ गया। अगला टाइटल क्या है, वो भी बड़े ध्यान से एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, अगर मैं इसे दो पार्ट्स में देखता हूं, पहला पार्ट में मुझे दिख रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मॉड इज लेस देन पाई बाय 4। मॉडुलस देखते ही मेरे दिमाग में आता है घोड़ा, राइट है। मॉडुलस देखते मेरे दिमाग में क्या आएगा, घोड़ा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मॉडुलस देखते मेरे दिमाग में घोड़ा आएगा। अच्छा, घोड़ा घास खा रहा है पाई बाय 4 से लेस देन माने कम की, अंदर की, पाई बाय 4 के अंदर की। तो इधर से पाई बाय 4 अंदर, तो उधर से, याद है ना, रस्सी उधर फेंकेगा तो माइनस पाई बाय 4। तो घोड़ा घास खा रहा है माइनस पाई बाय 4 के अंदर की, सॉरी पाई बाय 4 के अंदर की और माइनस पाई बाय 4 के अंदर की। तो कहने का मतलब कहां से कहां के बीच की, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच की। इसका मतलब ये कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिविंग मी आइडिया that argument of z is lying in between minus pi by 4 to pi by 4, first of all this is my first idea. Okay, second point सर, ये क्या आइडिया देता है। मैंने कहा ये मुझे ये आइडिया दे रहा है कि मुझे ये x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का मॉड इज लेस देन x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 का मॉड दिख रहा है। ओके, फिर क्या दिख रहा है मुझे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई दिख रहा है। ओके, अब क्या दिख रहा है, मैंने कहा देखो एक्चुअल में मुझे मॉडुलस के बारे में जितना पता है वो आपको भी पता है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन रूट ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, अंडरूट हटा लोगे सर, समझ में आ गया। स्क्वायरिंग खोल दोगे, समझ में आता है। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, समझ में आता है। वाई स्क्वायर कट जाएगा, समझ में आता है। यहां से बचेगा माइनस का 2x प्लस 1 और यहां से बचेगा माइनस का 6x प्लस 9। फिर अगली लाइन में 6x को उधर लाऊंगा, 4x रह जाएगा, इसको उधर लाऊंगा, 8 रह जाएगा, माने x लेस देन 2। अच्छा, ये x लेस देन 2 है, माने ये अपने आप में क्या दिखा रहा है, x लेस देन 2 को। x लेस देन 2, और ये दिखा रहा है आर्ग्यूमेंट, और हमारे को एरिया चाहिए इन दोनों का बाउंडेड। मतलब कैसे मैंने कहा अब दोनों को आप एक साथ कॉपी करो, एक साथ दिखाओ, एक साथ प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करेंगे जरा देखिएगा। अगर मैं इसको देख पा रहा हूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 0, राइट है। पाई बाय 4 इधर माइनस पाई 4। आपको पता होना चाहिए ये 0 मुझे बताता है कि ये ओरिजिन पे जनरेट हुआ। तो सबसे पहले ओरिजिन पे कैप, और ये बता रहा है कि आर्ग्यूमेंट z पहले पाई बाय 4 की लाइन खींचता हूं, ये पाई बाय 4 की लाइन होगी। इसका मतलब ये वो लाइन है जिसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 4 बोलेंगे। अच्छा, माने इस लाइन का एंगल पाई बाय 4 है, तो माइनस पाई बाय 4 किस डायरेक्शन जाएगा, इस डायरेक्शन में। ये वो जगह है जहां आर्ग्यूमेंट z अपने आप माइनस पाई बाय 4 है। इस समय पर आपका आर्ग्यूमेंट अलाउड है माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 के बीच में सफर करने के लिए। माने उसके पास में सर्टिफाइड है कि वो आप कहीं भी जा सकते हो, आप इस पूरे इलाके में पाई बाय 4 को मत छूना, माइनस पाई बाय 4 को मत छूना। अच्छा, और अचानक से एक और रूल आता है, वो ये कहता है कि x को भी लेस देन 2 रखना है। बंदों ने x इज इक्वल टू 2 सर्च करा कि 2 तो यहां है, x इज इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, x इज इक्वल टू 2 इज स्ट्रेट लाइन, ऐसी वाली। और हमारे को वो x चाहिए जो 2 से कम हो। अब 2 से कम का मतलब तो ये पूरी दुनिया हो गई सब, ये पूरी दुनिया 2 से कम है इधर। अब इन दोनों का एंड माने इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या पार्ट कॉमन आया, तो आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन आया। तो उम्मीद है आप में सभी लोग समझ जाएंगे कि हमारे पास में इन दोनों से जो केस बन रहे हैं, सिर्फ ये वाला केस बन रहा है, ये माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होगा, और ये सिर्फ x लेस देन 2 के अंदर का सारा पार्ट, ये वो पार्ट है जो सब में कॉमन होगा। समझ रहे हैं? और यही चीज इन लोगों ने शो करी है, माने हम 2 के अंदर रहेंगे और माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में रहेंगे।
वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। तब तक मैं आपको ये याद दिलाना पसंद करूंगा कि अगर ये z-1 इस गुणों में मॉडुलस में z-3 होता तो ये अपने आप में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 1,0 एंड 3,0 होता। रिमेंबर, याद करा रहा हूं, लर्न। अगला पॉइंट, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे बगैर आगे बढ़ेंगे। राइट, चलो अगला पॉइंट सुनिएगा। ठीक है, देखिए साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायग्राम, बड़े इंटरेस्टिंग सी चीजें। अगला, हाँ साहब, नया क्वेश्चन। अब अगले 2 क्वेश्चन पे वापस से दिमाग लगाना। देखें आप में से कितने लोग इस बात को क्लिक कर जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन में। ये बहुत ही क्लास चीज है आपके लिए, लर्न करने लायक एक बहुत ही जरूरी चीज, बहुत ध्यान से देखना। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कि मॉडुलस में z माइनस में आयोटा इज इक्वल टू 1 दिया है। दिया है 1? हाँ सर 1 दिया है। अब इससे अपन क्या क्या समझ सकते हैं वो समझो जरा। अगर ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब ये कि एक तरह से x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 दिया है। हाँ, और ढंग से लिखें तो x प्लस में आयोटा कॉमन ब्रैकेट में y माइनस 1 इक्वल टू 1 दिया है। हाँ, अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है। हाँ, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया है। हाँ, अगर इसे ओपन कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y इक्वल टू 0 बचेगा क्योंकि 1 और 1 तो कट जाएगा। हाँ, क्या आप जानते हैं कौन है? सर क्लियर नहीं हो रहा, मतलब क्या हो सकता है ये? देखो एक्चुअल में आपको पता नहीं हो तो अच्छा है, पता हो तो और बहुत अच्छा है कि ये अपने आप में एक सर्कल है। अच्छा, हाँ हाँ सर, सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एग्जैक्टली, तो इसका सेंटर अगर किसी ने पूछा तो इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर अपने आप में 0,1 है और इसकी रेडियस भी 1 है। तो ये जो दे रखा था ये अपने आप में एक सर्कल था। हाँ, अब यहाँ पे 2 चीजें लर्न करनी है अपने को। कौन कौन सी 2 चीजें लर्न करनी है समझो। पहली चीज जो आपको लर्न करनी है वो ये कि आपने ये तो सुन ही लिया कि z1 माइनस z2 अगर दे रखा हो तो ये अपने आप में क्या चीज है? डिस्टेंस है। मैं ये बता चुका हूँ किसके बीच की डिस्टेंस है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 के बीच की, या यूं समझिए कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 2 पॉइंट्स के बीच की। अच्छा, सिमिलरली अगर बाय द वे किसी ने अगर z माइनस z1 दे रखा होता, z माइनस z1 का मॉड दिया होता, तो हम ये समझ जाते कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1। z क्या चीज है सर? एक वेरिएबल पॉइंट। और z1 क्या चीज है? एक फिक्स पॉइंट। ठीक है, मींस डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट। अच्छा, तो ये अपने आप में वेरिएबल पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी है। अगर सिर्फ z माइनस z1 दिया जाए तो ये अपने आप में एक वेरिएबल पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट के बीच के गैप को दिखाता है। अच्छा, दूसरी चीज, जो चीज, ये तो आप पहली चीज जो अभी तक बात चल रही फर्स्ट, मैंने कहा था 2 चीजें लर्न करनी है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो क्या, कि अगर यही z माइनस z1 इक्वल टू r दे दिया जाए तो देखो, एक तो सिर्फ z माइनस z1 दे, आगे पीछे कुछ ना दे। अगर सामने उसने r दे दिया तो इट इज अ सर्कल। अच्छा, ये एक सर्कल है। हाँ, क्यों? क्योंकि z1 एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा r बना रहता है, माने फिक्स बना रहता है। तो क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट अगर हमेशा बराबर दूरी पे बना रहे तो उसका लोकस, हाँ सर, एक सर्कल होगा। तो इसका मतलब ये कि ये z1 क्या चीज है? z1 इज सेंटर, ये अपने आप में सेंटर हो गया इस सर्कल का। और फिर r क्या चीज है? r अपने आप में रेडियस होगी। तो हमको 2 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी 2 चीजें याद रखनी है? एक तो ये और एक दूसरी वाली ले। तो लर्न 2 लर्न 1, 2 चीजें समझ के चलो। अच्छा, फिलहाल क्वेश्चन में चलते हैं। हमने सिर्फ अभी तक इतने पार्ट को ही सॉल्व करा है, राइट है? हमने सिर्फ इतने से पार्ट को सॉल्व करा। हमारे पास में एक सर्कल जैसा आया है, मैंने इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं थोड़ी सी देर के लिए। अब चलते हैं आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट z माइनस 0। माइनस 0 क्यों सर? अरे z को z माइनस 0 लिखने में क्या बुराई है? क्यों? लेकिन लिखना क्यों चाह रहे हैं? अरे भूल गए क्या? मैंने अभी बताया था ना, आर्ग्यूमेंट में z माइनस z1 इज इक्वल टू में अगर कोई भी थीटा दे रखा होता है तो वो अपने आप में रे को दिखाता है। हाँ हाँ सर, रे को दिखाता है। z1 को एक्सक्लूड करके एक रे बनती है थीटा एंगल में। यस यस। तो अगर देखा जाए तो यहां अब हमको दोनों को सॉल्व करना है। एक तो ये जो सर्कल बन के आ गया बाई चांस उसको, और एक इसको सॉल्व करना है। ये एक रे होगी, ये एक रे होगी। कैसे सॉल्व करेंगे सर? मैंने कहा देखो, पहले मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं जिसका सेंटर 0,1 पर है। 0,1 यहां होगा, है ना? रेडियस कितनी है? 1। इसका मतलब ये कि एक दूरी पर ओरिजिन आएगा, 0,1 एक हाइट पर है ना, तो एक डिस्टेंस पर ओरिजिन आएगा, और जो आपका सर्कल बनेगा वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बनेगा। वो ओरिजिन से गुजरने वाला एक सर्कल होगा।
हाँ सर होगा। दूसरी बात ये कि हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है ना, इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाली बात आप में से कई लोगों को बड़ा समझ में आएगी। ओरिजिन को ड्रॉप करके, क्योंकि ये जीरो है, तो जीरो को एक्सक्लूड करके अगर मैं π/2 एंगल पे चला जाऊं, तो π/2 एंगल ये है ऐसा जिससे मैं ब्लू कर रहा हूं। हाँ, ये अगर मैं सीधा चला जाता हूं ना, तो ये जो रे बनेगी ना इनफाइनाइट लेंथ की, ओरिजिन को एक्सक्लूड करके π/2 एंगल पे, दैट इज आर्ग्यूमेंट z इज गुड π/2 को डिनोट करेगी। हाँ सर करेगी। अब दोनों का सॉल्यूशन कहाँ आया, माने दोनों ने एक दूसरे को कट कहाँ किया, माने किसने किसको, माने एक सर्कल ने इस ब्लू वाली रे को कहाँ कट किया, सर यहां, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एक ने कहा सर नीचे भी तो किया ना, नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं किया, नीचे तो आपको पता है एक्सक्लूड कर दिया था। हाँ सर, तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, अरे सोचो कि ये 0,1 है, माने कितनी हाइट पर है, एक हाइट पर, तो और ऊपर चले जाओ ना, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0,2, तो कहना मतलब आंसर कितना हो गया, z इज इक्वल टू में 0 + 2 आएटा, माने आंसर इज z इज इक्वल टू 2 आएटा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, z इज इक्वल टू 2 आएटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बहुत काम के क्वेश्चन करवाए जा रहा हूं लगातार लाइन के अंदर। एक तो ये हो गया। अब दूसरे इसी चीज से अपन को ये तुरंत इसी जगह को छोड़ते हुए तुरंत इसी चीज पे अटैक कर दो, वो भी सिखाता हूं, वो सुनो आप। क्वेश्चन में दे रखा है z + 3 - आइटा इज इक्वल टू 4। आप में से कोई इसे बस सिर्फ z माइनस की फॉर्म में लिया है, क्यों लिया है बताता हूं। अगर आपने इसमें माइनस बनाया तो ये माइनस का 3 + आइटा हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। इसे महसूस कीजिए, ठीक है, फील इट लाइक मॉडुलस में z - z1 इज इक्वल टू r। ये किसका रोल निभा रहा है, r का, माने रेडियस कितनी हो गई 4। अच्छा ओके, ये बात है। अच्छा तो सर सेंटर सोच सकता हूं, सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा -3,1। हाँ, तो ये अपने आप एक सर्कल हो गया सर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अभी अभी आपने सिखाया था सर, ये वाली बात यहां सिखाई थी आपने। तो अब आप में से इसको क्लियर हो गया। अच्छा 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 सर्कल। तो अब आप में से कई लोग अब सोच सकते हैं, क्योंकि सेंटर -3 है, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस में कितना y - 1 का स्क्वायर इस गुण में रेडियस 4 है, तो 4 का स्क्वायर बोले तो 16। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। और अच्छे से खोल देता हूं, x² + y² प्लस में 6x माइनस का 2y प्लस का 10, तो इधर आकर माइनस का 6 = 0। अच्छा गुड है। हाँ, तो ये तो सर्कल है। फिलहाल मेरे को सर्कल की जरूरत नहीं थी, मुझे क्या करना है, मुझे तो पहले इसको लिखना है, वो मैंने लिख दिया। तो ये मेरे लिए कौन हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। अब मेरे को लिखना है आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π/4, उस पर चर्चा करता हूं। तो मैं इसको लिख रहा हूं आर्ग्यूमेंट z, सेकंड पॉइंट, आर्ग्यूमेंट z को z - 0 लिखना, मैंने अभी भी बताया था, अभी भी सिखाया था। तो मुझे पता चल गया कि ये ओरिजिन को एक्सक्लूड करते हुए एक रे है, किस एंगल पे जाती हुई, π/4 एंगल पे जाती हुई। मेरे को बिल्कुल एक टक सुनिए और सिर्फ अपने नोट डाउन करते चलिए। क्या, ओरिजिन को एक्सक्लूड करते हुए, यस एग्जैक्टली, और π/4 एंगल पे जाती हुई एक रे है। हाँ, ऊपर π/4 एंगल पे जाती हुई एक रे है ये। अच्छा, और π/4 एंगल पे अगर ओरिजिन से कोई भी लाइन पास आउट होती है तो y इज इक्वल टू x होती है 45 डिग्री पे। तो मतलब इस रे की जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल टू x होगी। हाँ, ये y इक्वल टू x का एक पार्ट है अबोव x एक्सिस वाला, ओरिजिन को एक्सक्लूड करते हुए ऊपर की तरफ, है ना। अच्छा, तो ये क्या चीज है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, सॉल्व कर लो। तो सॉल्विंग 1 और 2, अब मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूं। तो देखो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर कितना x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इधर हो गया 2x², ठीक है ना, और प्लस में 6x माइनस का 2x प्लस का 4x और माइनस का 6 = 0। ढंग से लिखते हैं तो x² + 2x - 3 = 0, और ढंग से लिखते हैं तो x + 3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 = 0। इससे 2x की पटपट वैल्यू आ रही है बाहर, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1। क्या सर दोनों वैल्यूज ले लोगे, मैंने कहा देखो सोचेंगे। वैसे भी आप में से सभी को पता होगा कि जो भी सर्कल बनेगा, है ना, क्योंकि उसे तो आप में सबको पता होगा इसका सेंटर अपने -3,1 है, तो -3,1 तो इधर होगा। तो जो भी सर्कल बनेगा वो कुछ हद तक ऐसा बनेगा, तो इसी जगह काटेगा, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कटिंग करेगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -3 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी। मतलब डायग्राम भी सोचना पड़ेगा, हाँ सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो कटिंग होगी, है ना, दोनों की जो कटिंग होगी, कटिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ओके, इसका मतलब ये है कि ये रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 तो एक्सेप्ट हो गया, हाँ, और x इज इक्वल टू 1 है तो क्योंकि y इक्वल टू x है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। इसका मतलब पॉइंट जो हो गया वो 1,1 हो गया। इसका मतलब आंसर हो गया 1 + 1 आइटा, माने 1 + आइटा। खतरनाक क्वेश्चन है, खड़क करें, आगे बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसी जबरदस्त जानकारी का अगर अपन ने यूज नहीं किया तो क्या मजा।
सही है, तो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कॉपी करें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लें। ठीक है, काम काम के सारे पॉइंट लिख लें, फिर अपन आगे चलेंगे। रेडी? हाँ, तो दो चीज़ें हमने सीख ली। अच्छा, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन में हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो प्लस में 2k पाई कर लेते हैं ना। 2k पाई अगर बाय द वे, वैसे एक बात इसको टेक्निकली क्लियर रखना कि अगर आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है तो 2k पाई लिखना, अगर सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखा पूछा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है तो फिर 2k पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं अब, है ना। जैसे मैंने कहा कि अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। हालांकि कई जगह पे शुरुआत में करा दिया जाता है और कहीं में भी करा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको करने के दो मेथड हैं जिसमें दूसरा मेथड ज्यादा पॉपुलरिस्टिक है। पहले प्रॉपर मेथड से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रेडी? तो सबसे पहले प्रॉपर मेथड क्या कहता है, उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्वेश्चन करते हैं। एक और बात बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, डोंट वरी। ठीक है ना? तो कहना मतलब जैसे किसी ने कहा रूट ओवर इसका वैल्यू बताओ, तो मैंने जैसा बोला कि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है, तो आंसर जो भी आएगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, तो ये प्लस आइटा भी लिख दिया। अच्छा, फिर क्या कर सकता है कोई भी, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करते ही हो जाएगा 8 - 15 आइटा, सामने से स्क्वायर वाला जानता है कि इसे 2 आइटा ए बी ऐसे लिख देंगे, याद है ना, स्क्वायरिंग करना तो आता है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते इस जगह, कंपेयर करेंगे। अगर आपने कंपेयर किया तो रियल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 से कंपेयर होगा और 2ab की वैल्यू -15 आएगी। अच्छा, यहां एक चीज जो रिकॉर्ड में रखने लायक है वह है रिमार्क। एक रिमार्क जो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव आया है, तभी आ सकता है जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे। माने जब भी आपका आंसर ए और बी का निकल जाएगा तो दोनों वही चुनना जो अपोजिट साइन के हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे सोच के चलना। एक बात। अच्छा, लेकिन ए और बी आएगा कैसे, उसके लिए अगला स्टेप। ठीक है ना? ये चीज अपने को पता है, नहीं पता तो भी अपने को लिखना पड़ता है। वी नो क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपने आप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होते हैं। राइट है? ऐसा होता है। अच्छा, हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ठीक है, इसकी वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर मिलकर 17 का स्क्वायर। यहां से स्पष्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ±17, सिर्फ 17, दोनों पॉजिटिव है, लेंगे ना। अच्छा, अब हमारे पास में दूसरा स्टेप क्या हुआ, यहां तक तो हमारा पहला काम हो गया। अब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 17, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 8। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा 2a स्क्वायर बराबर इतना, तो ए बराबर में +-5/√2 हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू अगर इसमें रखता हूं तो बी की वैल्यू +-3/√2 आ जाएगी। तो अपने पास ए और बी आ गया, वहां कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, कोई रोक नहीं सकता। अब मेरे को ये पता है कि मेरा जो आंसर है 8 - 15 आएगा। ठीक है ना, पहली बात तो। अब क्योंकि मेरे को अपोजिट साइन का रखना है तो तरीका सीखना, अपोजिट साइन का कैसे रखते हैं, तो प्लस माइनस तो दोनों में ही है तो बाहर बुला लो, क्योंकि ए और बी में कैसे छोड़ोगे, प्लस लोगे या माइनस लोगे। तो मैं आपके सामने ऐसा काम करूंगा जिससे प्लस माइनस दोनों आएंगे, तो एक तरफ अगर प्लस आएगा तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली माइनस आएगा। कैसे, मैं यहां लूंगा 5/√2 ए की जगह और माइनस में 3/√2 आयोटा। तो जैसे ही प्लस माइनस खोलूंगा तो जो बी वाला पार्ट है ऑटोमेटिकली माइनस प्लस हो जाएगा। माने जब इसका ए का प्लस उठेगा तो बी का माइनस उठेगा। तो एट ए टाइम ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होगा कि इसका प्लस और उसका माइनस और इसका प्लस और उसका माइनस, ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा ऐसे ही उठेगा, जब वैल्यू उठेगी तो एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का माइनस दूसरे का प्लस उठेगा। ठीक है, तो अपने आप में आंसर ये हुआ। हालांकि कैलकुलेशन और छोटी की जा सकती है, और छोटी करने के लिए क्या है ना, एक डायरेक्ट फार्मूला है। अब वो डायरेक्ट फार्मूला कैसे काम करता है वो बताता हूं आपको। डायरेक्ट फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को करने का एक और छोटा मेथड भी है। ठीक है, शॉर्ट मेथड भी है, और शॉर्ट मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट काम बनता है और बहुत बढ़िया काम करता है। वो क्या कहता है, शॉर्ट मेथड अपने आप में कहता है कि एक फार्मूला है, वो ये कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ z - x कर दीजिए। ठीक है, एक बात। बात नंबर 2, हमेशा
प्लस के लिए प्लस वाला चुनना और माइनस के लिए माइनस वाला। बोलने का मतलब हमेशा क्या करना है, ये प्लस हो तो ये प्लस, ये हमेशा का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बोले तो 25 आ जाएगा। तो मॉड जेड 25 है। अब किसी ने मेरे से अगर इसका आंसर पूछा तो मैं प्लस माइनस करली ब्रैकेट, एक अंडरूट, ठीक है, यहां प्लस है तो यहां बीच में प्लस इंटू आएटा एक और अंडरूट डिवाइड बाई टू पहले से तैयार कर लूंगा। इधर भी प्लस माइनस करली ब्रैकेट अंडरूट डिवाइड बाई 2, यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस आयोटा अंडरूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर अगले वाले पे चलता हूं, प्लस माइनस करली ब्रैकेट, ठीक है, अंडरूट है ना, यहां माइनस है तो बीच में माइनस आयोटा अंडरूट ऐसा, और डिवाइड बाई टू। अब दूसरी बात सुनना, दूसरी बात क्या है, ऊपर दे रखा मॉड जेड 25 है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पहला स्टेटमेंट है मॉड जेड प्लस एक्स की वैल्यू 7 है, तो मॉड जेड माने 25 प्लस 7, और यहां 25 माइनस 7, यहां पर 25 एक्स की वैल्यू माइनस 7 है, ध्यान से एक्स अपने आप में -7 हो गया, तो 25 माइनस 7, और यहां हो जाएगा 25 प्लस 7, 25 प्लस 7, यहां पर हो जाएगा 25, एक्स की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो 25 प्लस 7, और यहां हो जाएगा 25 माइनस 7। अब बस कुछ नहीं, आंसर आ गया। ये सबको पता है, 32 डिवाइड बाई 2 बोले तो 16, 16 का रूट ओवर 4, और यहां आएटा 3, ठीक है, प्लस माइनस यहां कितना हो जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 4, और यहां कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यहां 4 माइनस 3 आएटा, दैट्स इट। कितना सिंपल है, माने अगर देखा जाए तो सिर्फ फार्मूला रिकॉल होना चाहिए और चीजें 2-3 बार देखी हुई होनी चाहिए। खट से ने क्वेश्चन बनते हैं, खट से ने क्वेश्चन। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं तो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है, इस पे दूसरे तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, उनके ऊपर भी चर्चा करता हूं। पहले अपन इससे आगे बढ़ते हैं, राइट, आराम से कॉपी करें। फार्मूला याद रखने की चीज है। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में किसी ने अपने को दे दिया क्या कि यहां पे दे रखा है अंडरूट आएटा, और अंडरूट में कितना, अंडरूट में माइनस आएटा। ये आपको ऐसे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 0 प्लस 1 इंटू आयोटा प्लस 0 माइनस 1 इंटू आयोटा, ठीक है। अच्छा, ये इसके लिए इधर काम चल रहा है तो प्लस माइनस करली ब्रैकेट, इसके लिए इधर काम चल रहा है तो प्लस माइनस करली ब्रैकेट अंडरूट डिवाइड बाई टू, बीच में प्लस अंडरूट डिवाइड बाई 2, ठीक है, और यहां माइनस है तो बीच में माइनस अंडरूट डिवाइड बाई 2 आयोटा के साथ, यहां पे भी आयोटा। अब सिर्फ सबसे पहले इसका मॉड जेड 1 है, इसका भी मॉडुलस Z1 है, यहां हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, यहां हो जाएगा 1 माइनस 0, और यहां पे भी 1 प्लस 0, यहां 1 माइनस 0, तो फाइनली अगर देखा जाए प्लस माइनस 1/√2 और आयोटा 1/√2 प्लस माइनस 1/√2, ये वाला साइड पे 1/√2 और ये वाली साइड पे माइनस आयोटा 1/√2, ठीक है, ओके। और ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, फाइनली हमारे लिए प्लस माइनस बाहर आ गया, 1/√2 प्लस 1/√2, इसका मतलब प्लस माइनस √2, दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। बहुत प्यारा तरीका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। एक बात, अब इसके क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताता हूं उस पर, लेकिन जाने से पहले थोड़ा एक और रास्ते से होते हुए चलते हैं। कई बार ऐसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल जाएगी आपको, और किसी ने कहा इसके रूट्स बताइए क्या होंगे। अब इसके रूट्स में बस रूट्स तो निकालने का बताना ही है, बहुत सिंपल सा है। जैसे क्वेश्चन आप देखते ही हो सकता है किसी का हाथ पैर फूल जाए, क्या करवाना चाहते हैं सर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, रूट निकालने मैंने जेड की वैल्यू निकालनी है, और रूट निकालने के लिए बाबा का मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगा दो। लगाते ही आपको पता है इसका स्क्वायर खोलना आता है, इसको खोलना आता है, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सॉल्व करके इतना आएगा, और यहां आकर के आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। अब आप में से किसी को अगर इसका स्क्वायर रूट सोचना है तो प्लस माइनस करली ब्रैकेट अंडरूट डिवाइड बाई 2 प्लस
बीच में प्लस है, आयोटा अंडर रूट डिवाइड बाई 2, यहां पर हो जाएगा 8 और 6 के हिसाब से 10 माइनस 8, तो 10 प्लस 8 18, और यहाँ 10 माइनस 8 बोले तो 2, तो अपनी तरह से हो जाएगा कितना 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो चुका होगा तब तक 3 प्लस आयोटा। सॉल्व करने से इसके दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो ये, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये कि इन दोनों से हमेशा सम ऑफ रूट ही फिट बैठता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अक्सर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट के टाइम पे दूसरे कंडीशंस काम करते हैं, वो आपको अभी नहीं, आने वाले टाइम में फिर पता चलेगा। लेकिन सम ऑफ रूट में कोई कंडीशन काम नहीं करती। Z1 प्लस Z2 सिंपल Z1 प्लस Z2, Z1 Z2 की वैल्यू अलग केस पे जाएगी। सही है, तो अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, -2 माइनस का 4 आएगा, राइट है। और आपके हिसाब से यहां से माइनस बी बाई आना था, तो माइनस का बी बोले तो माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 2 आएगा अपॉन ए बोले तो 1, और आप मैच करा लो, यही आ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट मैच नहीं करता, तो याद रखना अक्सर सम ऑफ रूट काम कर रहा होता है। माने इसके दो रूट अगर बाय द वे Z1 और Z2 होते, तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू मैं बता सकता था कि -2 -4 आएगी, ऊपर से बता सकता था और वही आती। ठीक है, तो अक्सर जिनमें Z1 मिल जाए और Z2 की जरूरत हो जाए तो उन क्वेश्चंस में इसका यूज करते हैं। हाँ ठीक है ना, एक काम की चीज हो गई, अगले पे बढ़ते हैं। दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस अपने आप में ये हो। ओके ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस अपने आप में ये हो। इसको देखते ही क्लियर पता चलता है कि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है Z2, अंदर बच रहा है Z+1, प्लस में 1 कॉमन आ रहा है Z+1 इक्वल टू 0, Z+1 फिर कॉमन आ रहा है, अंदर की तरफ बच रहा है Z2+1। दो बातें स्पष्ट दिख रही हैं, या तो Z+1 0 है या दूसरी तरह से Z2+1 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब Z की वैल्यू एक तो -1 आ रही है और इधर से Z2 की वैल्यू -1 आ रही है, और Z इज इक्वल टू में आयोटा और माइनस आयोटा आता हुआ दिख रहा है। कैसे कैसे कैसे? अरे Z2, Z की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -1, अब तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो हमारे पास में कितने रूट आ गए, 3 रूट। आप इसे क्या बोलेंगे, ये अपने आप में -1 प्लस 0 आयोटा। इसे क्या बोलोगे, ये अपने आप में 0 प्लस आयोटा। ये अपने आप में क्या है, 0 माइनस आयोटा। माने हमारे लिए 3 पॉइंट है ना। अब इन 3 पॉइंट से बनेगा ना ट्राइंगल, बनेगा। उसका एरिया बताना है, बता सकते हैं। देखो ट्राइंगल अगर बाय द वे देखा जाए तो एक आयोटा एक माइनस आयोटा ऐसा होगा, राइट है। हमें एरिया बताना है, माने मुझे ये एरिया बताना है। मुझे एकदम क्लियर पता है कि अगर बाय द वे देखा जाए तो इट इज 0,1, इट इज 0,-1, तो कहना मतलब ये कि द कंप्लीट गैप इज 2। ठीक है, और ये वाली लेंथ इज 1, तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोले तो आंसर इज 1, दैट्स इट। ओके, तब तक वही प्यारा सा मैसेज, माता पिता का खूब सम्मान करना है, सम्मान पाना है। शायद पता नहीं, मैंने कहा था ना 365 दिन में पता नहीं किस दिन आपके दिमाग में अचानक से सरस्वती बैठ जाए और काम बन जाए अपना। ठीक है, और भाई बहनों से लफड़ा झगड़ा थोड़ा कम करना है, नोक झोंक चलती रहेगी, समझ में आता है। और मास्क अवश्य पहने। जय हिंद।